अमेरिका और ईरान की जंग यूरोप तक फैलने का खदशा पैदा हो गया है क्योंकि ईरान ने कुछ ऐसे टारगेट्स लॉक कर लिए हैं कि अगर अमेरिका ने किसी तरह जंग का दायरा बढ़ाने की कोशिश की और ईरान के सिविल और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अब मज़ीद निशाना बनाने की कोशिश की तो उसके उन अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा जो यूरोप में हैं। और अब मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंग की हिद्दत यूरोप भी महसूस करेगा। इस जंग का दायरा फैल जाएगा और यूरोप तक बढ़ जाएगा। ईरान ने इस पर बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान की फ़ौजी क़यादत मिलकर बैठी, सर जोड़ कर बैठी और उसने बहुत बारीक बीनी से परखा है, देखा है, जांचा है, एग्ज़ामिन किया है और असेस किया है तमाम पॉसिबिलिटीज़ को कि अगर किसी तरह ईरान पर हमला किया जाता है, उसके फ़ौजी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद निशाना बनाया जाता है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अपनी धमकियों में मुसलसल बार बार कह रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे और आवाम को बराह रास्त ईरान के दुख देंगे, तो उसका जवाब ईरान ने तैयार कर लिया है और ईरान ये जवाब मशरिक़ वस्ता से ज़्यादा अब यूरोप में देगा। अगर किसी तरह का भी अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की और किसी पागलपन का मुज़ाहरा किया तो उसका जवाब, जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, वो यूरोप के अंदर दिया जाएगा। और ये महज एक खाम ख्याल नहीं है, ईरान ने इस पर बहुत ही अच्छी तरह काम कर लिया है। यूरोप के 2 ममालिक का इंतखाब किया गया है और देखा गया है कि उसकी ज़मीन पर कौन से ऐसे अमरीकी मफादात हैं जिनको निशाना बनाया जा सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, सोर्सेस के ज़रिए बात करके ये बात निकाली गई है और पता किया गया है कि ईरान की क़यादत क्या सोच रही है और अगर किसी तरह का हमला ईरान पर होता है तो उसका जवाब यूरोप में कहाँ दिया जाएगा। जो 2 मुल्क शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनमें से पहला नाम है बल्गारिया का। बल्गारिया की एक एयर बेस है बेज़मेर, वहाँ पर एक इजाज़त दी गई थी रिफ्यूलिंग टैंकर को अमेरिका के कि वो वहाँ से उड़ान भरे और उसके बाद वो एक ईरान के ख़िलाफ़ मुहिम में शामिल हुआ था। इसलिए बल्गारिया को मुसलसल इस वक्त टारगेट पर रखा है ईरान ने और अगर किसी तरह से कोई ऐसा हमला किया जाता है ईरान पे जो उसके सिविल और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो तो ईरान जवाब देगा, बल्गारिया के अंदर देगा और वो इसकी सलाहियत भी रखता है। इसी के साथ दूसरा नाम आता है साइप्रस का, किब्रस का। अगर इसी तरह का कोई हमला अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ किया तो किब्रस को भी निशाना बनाया जाएगा और किब्रस में मौजूद अमरीकी मफादात को बहुत ही प्रिसाइजली उनके कोऑर्डिनेट्स पे जाकर हिट किया जाएगा। किब्रस में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी एक बेस पर इस बात को कंफर्म कर लिया गया है और अगर किसी सूरत में भी ईरान पर हमला किया जाता है तो उस बेस को ईरान ने इस बात के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया है कि वहाँ पर किसी किस्म का पॉसिबल अटैक किया जा सकता है ईरान की जानिब से। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान के पास ऐसी ताकत है कि वो इतनी दूर जाके बल्गारिया जाकर हमला कर सके और किब्रस में अमरीकी फ़ौजी मफादात को निशाना बना सके। तो मिलिट्री एनालिस्ट इस बात को बहुत बारीक बीनी से देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बल्गारिया बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये इसका कुछ हिस्सा 3000 किलोमीटर दूर है तेहरान से और अगर कोई मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया जाता है जिसकी कैपेबिलिटी ईरान के पास है, ईरान के कुछ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखना शुरू करें तो कुछ ऐसे शाहकार मिसाइल हैं जो 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं, अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। और इसका एक अमली सबूत डिएगो गार्शिया पर हमला करके दिया था ईरान ने कुछ अरसे पहले, जब डिएगो गार्शिया पर 2 मिसाइल फायर किए गए थे, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए थे और वो वार्निंग शॉट से वो डिएगो गार्शिया के आइलैंड से भी आगे निकल गए थे और जाके पानियों में गिरे थे। और इससे अमेरिका को ये बात बताई गई थी, ये पैगाम दिया गया था, वार्निंग दी गई थी कि अगर वहाँ से कोई हमला करने की ईरान पर कोशिश की गई तो हम 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्शिया के जजीरे पर हमला कर सकते हैं। और अगर वो 4000 किलोमीटर दूर उस जजीरे पर हमला कर सकते हैं तो 3000 किलोमीटर दूर बल्गारिया पर हमला करने की सलाहियत भी ईरान मुकम्मल तौर पर रखता है और उसके कुछ अहदाफ जो अमेरिका के हैं वो उसकी रेंज के बिल्कुल अंदर हैं। इसी तरह साइप्रस में, किब्रस में जो अहदाफ हैं अमेरिका के, उनको भी निशाना बनाना ईरान के बाएं हाथ का खेल है क्योंकि वो तो महज 1700-1800 किलोमीटर दूर हैं और अगर कोई मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किया जाए तेहरान की तरफ से तो वो बिल्कुल ठीक जाकर अपने निशाने पर लगेगा, अपने कोऑर्डिनेट्स पे लगेगा, एक बड़ी तबाही फैल जाएगी। लेकिन इस हमले से ज़्यादा हमले के मुज़मरात बहुत अहम हैं क्योंकि अगर ईरान हमला करता है तो पूरा यूरोप आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में कूद पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है क्योंकि यूरोप की बहुत सी ऐसी एयर बेसेस हैं जहाँ से उड़ान भरी है अमरीकी तैयारों ने और हमला किया है ईरान पर मुख्तलिफ जगहों पर। तो ईरान ने इस बात को बहुत ही बारीक बीनी से देखा था और इस बात को पढ़ा था कि अगर किसी तरह का हमला अब यूरोप से होता है तो क्या हम यूरोप को जवाब दे सकते
सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कहाँ दे सकते हैं? कितनी शिद्दत से दे सकते हैं? और क्या वहाँ से भी अमेरिका के कदम उखड़ सकते हैं? तो अब यूरोप जो है वो टारगेट लिस्ट में आ चुका है ईरान की, और ईरान की नज़र में आ चुका है। ईरान ने निशाना बांधा हुआ है। अगर किसी तरह का भी कोई किसी तरह की मेजर एस्केलेशन होती है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़े हमले किए जाते हैं ख़ासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वहाँ जाकर निशाना बनाया जाएगा। और दो मुल्कों के नाम सोर्स बेस्ड स्टोरी के ज़रिए फाइनेंशियल टाइम्स ने वाज़े भी कर दिए हैं, बल्गारिया और तिब्रस। और तिब्रस और बल्गारिया के अंदर अगर किसी तरह से इस पर हमला किया जाता है तो ये उन तमाम एयर बेसिस के लिए जो यूरोप की हैं पैगाम है कि वहाँ से आप रिफ्यूलिंग टैंकर्स को उड़ान न भरने दें, वहाँ से आप ड्रोन्स को उड़ान न भरने दें। और बहुत सी यूरोपीय एयर बेसिस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अब फ़ाल हो चुकी हैं ईरान के ख़िलाफ़। उसकी वजह यह है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के कदम उखड़ चुके हैं, और यहाँ की एयर बेसिस से उड़ने वाले जो तैयारे हैं वो मुसलसल ईरान की नज़र में हैं, सैटेलाइट्स की नज़र में हैं। और ईरान अब ये तक जान चुका है कि किस वक्त कौन सा तैयारा किस रनवे से उड़ान भर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, उसका रुख किस तरफ है, और वो कहाँ आकर किस जगह निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है, मंसूबा बना रहा है। इसीलिए ईरान ने कामयाबी से उनके बहुत से ड्रोन्स और तैयारों को निशाना बनाया है पिछले कुछ अरसे के दौरान, क्योंकि उसकी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड किस्म की एक एफर्ट्स हैं उसकी आर्मी की। और जहाँ इंटेलिजेंस इस बात को कंफर्म करती है, जहाँ एरोस्पेस के रॉकेट फायर करने वाले जो एहलकार हैं वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि किस तरह जाके निशाना लगे, उसी तरह बिल्कुल उनकी मिलिट्री भी इस बात पे यकसू है कि अगर किसी तरह से यहाँ पे दोबारा उड़ान भरी जाती है और किसी तरह से हमला किया जाता है, इन एयर बेसिस को इस्तेमाल किया जाता है ईरान के ख़िलाफ़, तो किस तरह जाकर उन्हीं जगहों पर चोट पहुँचानी है और उसी शिद्दत के साथ पहुँचानी है जिस शिद्दत के साथ ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की इस स्टोरी में एक और बात भी छुपी है, और वो भी बहुत अहम है कि ईरान किस तरह एक टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उड़ाने का इरादा रखता है, और उस पर उसकी गहरी नज़र है। और ये वो अंडर सी ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं जो आबनाए हुर्मुज़ के नीचे से गुजर रही हैं, और इस वक्त ईरान के बिल्कुल कंट्रोल में हैं, उसी इलाके के अंदर हैं जिस इलाके पे ईरान का मजबूत गिरफ्त है। और इसका मतलब ये है कि ईरान जब चाहे इन केबल्स को काट सकता है, तबाह कर सकता है, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो पूरी दुनिया ज़मीन पर आकर गिर जाएगी। तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का धड़न तख्ता हो जाएगा, बहुत सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐप्स बंद हो जाएंगी, मोबाइल फ़ोन्स काम करना छोड़ देंगे, बैंकिंग ऐप्स ख़त्म हो जाएंगी, और बहुत बुरी तरह एक डेंट है जो फाइनेंशियल सेक्टर को लगेगा। और अगर इस तरह के किसी नुकसान को कैलकुलेट करने आप जाएंगे तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हैं। इसके सही लॉसेस का जो क्वांटम है वो आपको मिलेगा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि दुनिया ने इस तरह की तबाही पहले कभी नहीं देखी, इसलिए उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि इस तबाही से होने वाले नुकसान का तखमीना कितना लगाया जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि एशिया से लेकर मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप और दूर तक अमेरिका तक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो ऐप्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई हर चीज़ है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, वो बहुत बुरी तरह या तो ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, या बहुत बुरी तरह उसमें तात्तुल आ जाएगा। और 1-2 दिन का तात्तुल भी आना इसके लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और मसला ये है कि इन ऑप्टिक फाइबर केबल्स को फ़ौरन ठीक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वॉर जोन में है। यहाँ पर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पर ईरानी पासदारान इनकलाब की मजबूत गिरफ्त है। तो अगर किसी तरह के भी इस कॉन्फ्लिक्ट रीजन के अंदर कोई टेक्निकल टीम काम करने आती भी है तो उसको ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी, और इस वक्त ईरान किसी को कोई परमिशन देने के मूड में नहीं है। और अगर ये ठीक नहीं हुई तो दुनिया को पता चलेगा कि किस तरह के माली नुकसान को उसको सामना करना पड़ा है। तो अब ये जंग जिस लेवल पर जा रही है, जिस तरफ जा रही है, वो बहुत ही खौफनाक भी है, वो बहुत बड़ा भी है, बहुत ऊंचा लेवल भी है। और अगर इस तरह की कोई जंग छिड़ गई तो इस वक्त मशरिक़ वस्ता से लेकर एशिया और यूरोप तक एक पूरा महाज़े जंग खुल जाएगा, हर तरफ आग होगी। और इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ के नीचे जो टेक्नोलॉजी का एक पूरी स्ट्रीम गुजर रही है, एक तरह के ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं, और वो बहुत बड़े बड़े केबल्स हैं। अगर उनको काट दिया जाता है, उनको तबाह कर दिया जाता है, तो दुनिया उसके झटकों से जो निकलेगी सो निकलेगी। लेकिन इसके नुकसानात का तखमीना दुनिया आने वाले दिनों तक लगाती रहेगी। और अगर इस तरह का कोई धचका लगता है तो दुनिया इससे बाहर नहीं आ सकेगी। जंग की आग होगी हर तरफ, महंगाई की आग भी होगी, और इसी तरह पूरी टेक्नोलॉजी का भी धड़न तख्ता हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।